हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मैं याद दिला दूं तो हम लोग देख रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ओके, अब ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो हम लोगों ने इसके बारे में क्या सीखा था कि आप लोगों को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया जाता है। ओके, एक पार्टी प्रॉमिस करेगी एंड अकॉर्डिंगली दूसरी भी पार्टी क्या करती है बताना आपको, प्रॉमिस करती है। तो दोनों पार्टीज की तरफ से होता है प्रॉमिस और उसका परफॉर्मेंस करना जरूरी होता है। इसमें हमको 51 से लेके 58 तक के हमें सेक्शंस देखने थे, तो जिसमें हमने सबसे पहले 51 देखना स्टार्ट किया और सेक्शन 51 में हमने क्या देखा, promiser not bound to perform unless the reciprocal promise is to be performed by promisee या promise is ready and willing to perform the promise। मतलब अगर तुम्हारा promisee परफॉर्मेंस करने के लिए ना तो रेडी है ना तो विलिंग है तो आप ऐसा पकड़ के चलना तब तक वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रोमिसर को परफॉर्मेंस करनी है वो तभी परफॉर्मेंस करेगा अपने प्रॉमिस की जब प्रॉमिस ही इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। अगर वो तैयार है, अगर उसकी इच्छा होगी परफॉर्मेंस करने की तो ही वो परफॉर्मेंस कर सकता, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये हमने सबसे पहले देखा था सेक्शन 51 में। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट सेक्शन देखा था, दैट वाज सेक्शन 52। और ये 52 नंबर का सेक्शन आपको क्या सिखा था, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। याद करना, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब आपका ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब किसने पहले परफॉर्म करना किसने नहीं, ये ऑर्डर अगर एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट है तो मतलब इसे आपने पहले से फिक्स करके रखा है तो दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। तो आपने परफॉर्मेंस उसी ऑर्डर में करना चाहिए जिस ऑर्डर में आपका परफॉर्मेंस हो रहा है। और दूसरी बात, जहां पे आपका ऑर्डर फिक्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप उसकी क्या करने वाले हो, परफॉर्मेंस करोगे। ओके, तो ये बातें हम लोगों ने देखी थी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। तो इसमें हमने सिंपली क्या बोला कि अगर मान के चलो आपका ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड है तो आपने उसी ऑर्डर में करना चाहिए, और अगर ये फिक्स नहीं होगा तो आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करने वाले हो, परफॉर्मेंस करने वाले हो। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है बताना, हमने देखा था कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट कर रही है, काय के लिए प्रिवेंट कर रही है बताना, कुछ परफॉर्मेंस करने से प्रिवेंट करती तो सामने वाली पार्टी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये भी बात हम लोगों ने देख के रखी है और समझ के भी रखी है। फिर इतना होने के बाद हम लोगों ने ये भी बोला कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनने की वजह से वो पार्टी जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। ओके, जब चाहे तब क्या कर पाएगी, अवॉइड कर पाएगी। तो ये बातें हम लोगों ने सारी की सारी देख के रखी है। तो अब इतने सेक्शन देखने के बाद हम लोग जरा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है, उल्टा एनालिसिस के यहाँ चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पे जो ये एक्ट की वर्डिंग है बेयर एक्ट की, तो ये ज्यादा आसान रहेगा पढ़ने के लिए। ओके, चलो देखते क्या लिखा है। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ओके, मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, आपने डिफॉल्ट किया तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ऐसे प्रॉमिस का जो पहले परफॉर्म करना था। मतलब आपका कोई ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स था तो जो पहले परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी जिस प्रॉमिस की, तो वो पहले परफॉर्म नहीं हो रही, तो फिर इसका इफेक्ट क्या गिरेगा ये हमको यहां पे सीखना पड़ेगा। एक बार टेक्स्ट पढ़ते फिर अंदर जाके उसका और एग्जांपल देख के रखेंगे। When a contract consists of reciprocal promises, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed. Okay, मतलब आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ऐसे हैं जब तक एक पर्टिकुलर प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होगा, प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होगा, तभी आपको दूसरा चालू करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा एक जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप दूसरा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अगर आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड द
promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of contract. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान के चलो दो पर्टिकुलर पार्टीज है, ये हम लोग सेक्शन 54 देख रहे हैं, ये समझ के लेना। मान के चलो ये दो पार्टीज है और इनके जो प्रोमिसेस है, ओके, कुछ ऐसे है कि इसका प्रॉमिस जो है, इस ए पार्टी ने जो परफॉर्मेंस करना है प्रॉमिस का, और वैसे ही बी पार्टी ने भी कुछ प्रॉमिस क्या करना है बताना, परफॉर्म करना है, और इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो बच्चों यहां पे बोला ऐसे गया है, जब ये ए नाम की पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगी तभी बी नाम की पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगी। मतलब एक के परफॉर्मेंस पे दूसरे का प्रॉमिस अगर डिपेंडेंट होगा तो ऐसे वक्त अगर ये ए क्या ना करे, अपना प्रॉमिस फुलफिल ना करे, तो इसे भी अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नो नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। ओके, बात समझ के लेना, जब दो पार्टी के रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो, मतलब इसने भी परफॉर्म करना इसने भी परफॉर्म करना, ऐसे प्रोमिसेस है, तो अगर एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो ये दूसरे पार्टी को परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस करने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। इज दैट क्लियर? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 54। ये सेक्शन 54 के अंदर देके रखा हुआ है। ओके, इट इज गिवन अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 54। तो बड़ा सिंपली बोला है, जब दो प्रॉमिस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और अगर फर्स्ट प्रॉमिस परफॉर्म ही नहीं हो रहा तो दूसरी पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, देखो, और फिर क्या ये ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को क्लेम कर सकता है प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए? तो जवाब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई बी का तो प्रॉमिस का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंडेंट था? ए के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट था। अगर ए ही परफॉर्म ना करे तो बी को कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर व्हाट? सेक्शन 54। देखो वापस पढ़ते। When a contract consists of reciprocal promises, जब कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, such that one of them cannot be performed, और ये ऐसे है कि एक प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो सकता, और that its performance cannot be claimed, या फिर इसकी परफॉर्मेंस नहीं करी जाती till the other has been performed, जब तक दूसरा परफॉर्म ना हो तब तक ये पहला परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन फेल टू परफॉर्म इट, और इसमें एक बंदा ये क्या होता है बताना, फेल हो जाता है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से टू द अदर पार्टी और एनी अदर पार्टी, देन क्या होगा बताना, द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू द अदर पार्टी। ओके, तो फिर उसने क्या करना चाहिए बताना, उसने अदर पार्टी को परफॉर्मेंस करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये होगा आपका सेक्शन 54। तो सिंपली दो प्रॉमिस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, एक ने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया तो दूसरा परफॉर्मेंस करने के लिए लायबल नहीं रहेगा, और आप उससे परफॉर्मेंस करने के लिए क्लेम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेक्शन 54 का एनालिसिस यहां पे दिया है। सेक्शन 54 अप्लाइज व्हेन द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट। अगर तुम्हारे प्रोमिसेस रेसिप्रोकल एंड डिपेंडेंट है, इफ द प्रोमिसर who has to perform his promise before the performance of other promise fails to perform it, he cannot claim performance from the other promise। तो बात सिंपल है ना, जब दो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आपस में डिपेंडेंट है, तो जिस बंदे ने प्रॉमिस किया था पहले परफॉर्मेंस करने का, तो वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करने में फेल हो रहा, तो वो दूसरे बंदे को परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं बोल सकता। इज दैट क्लियर? तो वो दूसरे बंदे को परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं बोल पाएगा, एंड इज ऑल्सो लाइबल फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर हिज नॉन परफॉर्मेंस, और उल्टा उसी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा सामने वाले बंदे को। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये आपका क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये गया होगा। ओके, तो बच्चों अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जो यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है। A hires B's ship to take in
and convey from Kolkata to Mauritius a cargo to be provided by A, B receiving certain freight for its conveyance. Okay, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, A hires B ship to take in, मतलब A ने क्या किया, A ने B से शिप लिया भाड़े पे, to take in and convey from Kolkata to Mauritius, वो कोलकाता से मॉरिशस जाना था. A cargo to be provided by A, B receiving a certain freight for its conveyance. Okay, अब होने क्या वाला था, B को क्या मिलने वाला था, कुछ फ्रेट मिलेगा फॉर इट्स कन्वेंस, मतलब जो आना जाना था तो उसके लिए उसे कन्वेंस मिलेगा, क्योंकि शिप किसकी थी, B की. तो B की शिप अगर A यूज करे तो B को क्या मिलना चाहिए, कुछ भाड़ा मिलना चाहिए या फ्रेट मिलना चाहिए. It does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustained by the non-performance of contract. Okay? तो इसका अगर वैसे आपको नहीं समझा तो मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग फॉर्मेट में बताता हूँ, ये जल्दी समझ में आएगा. ओके, अब देखो बोला क्या गया था. अब ये एक पर्टिकुलर बंदा था जिसका नाम था A, और यहां पे था एक दूसरा बंदा जिसका नाम है B. अब B की आप ऐसा पकड़ के चलना, ये क्या बताना, शिप. अब ये लग रही कि नहीं लग रही मेरे को नहीं पता, लेकिन शिप तो है मेरे हिसाब से. तो दिस इज व्हाट शिप, और ये शिप किसकी बताना, B की शिप है. तो A ने बोला B को कि बाबा मुझे शिप भाड़े पे देना, हायर पे देना. ओके, और शिप हायर पे देना ताकि मैं क्या कर सकूं बताना, मैं कोलकाता से मॉरिशियस तक मेरा जो कार्गो है वो पहुंचा सकूं. ओके, कोलकाता से कहां तक, मॉरिशियस. अब इतना लिखता नहीं बैठता, यहाँ पे मऊ, मऊ मॉरिशियस. तो ये कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में हुआ, ए और बी के. तो बी ने भी बोला ठीक है भाई, मैं मेरी शिप तेरे को भाड़े पे दूंगा. ठीक है, और ए क्या करने वाला था, ए अपना कार्गो इसके अंदर डालने वाला था. कार्गो बोले तो आप पकड़ के चलो सामान से भरी हुई पेटी, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्गो. तो कार्गो शिप में डालने वाला था, और कोलकाता से शिप कहां पे पहुंचने वाली थी, मॉरिशियस में पहुंचने वाली थी. ओके, अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब लेकिन आपको नहीं लग रहा ये कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस पहले किसने करना चाहिए, ए ने करना चाहिए. क्या परफॉर्मेंस करनी चाहिए, ये इसने कार्गो शिप के अंदर डालने का ये जो फुलफिलमेंट है वो पहले करना चाहिए. अब हुआ इसे कि कार्गो शिप में डाला ही नहीं, किसने बताना, इस ए नाम के बंदे ने. अब जब कार्गो शिप में गई नहीं तो क्या भी शिप को भाड़े पे देगा या नहीं देगा, तो बेटा इसको देने की कोई जरूरत ही नहीं. जब ए ने अपना सामान ही नहीं डाला शिप में तो ये शिप जाएगी कैसे. तो अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे क्या ए बी को बोल सकता है, बी को लाइबल पकड़ सकता है क्या, तो जवाब है नहीं. अगर ए अपना खुद का परफॉर्मेंस पहले ना करे तो बी वहां परफॉर्मेंस करने के लिए लाइबल होगा कि नहीं होगा, तो जवाब है नहीं होगा. इज दैट क्लियर, तो वो यहां लाइबल नहीं होगा. ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फेल्यूर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल. ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिफाइंड है कि इस प्री डिफाइंड टाइम के अंदर आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तो अगर आप उस पर्टिकुलर पीरियड में परफॉर्मेंस ना करो, उसमें आप अगर फेल हो जाते हो, तो फिर उसके इफेक्ट क्या क्या होगी क्या क्या नहीं, ये सारा दिया गया है सेक्शन 55 के अंदर. ओके, तो बेसिकली सेक्शन 55 क्या चीज है बताना, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम फिक्स किया गया है एंड टाइम इज इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस अगर इसका फेलियर हो जाता है तो इफेक्ट क्या क्या होंगे, ये सब हमको यहाँ पे पढ़ने. ओके, पहले एक बार रीडिंग कर लेंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 55 which reproduce below. When a party to contract promises to do certain thing at or before the specified time, मतलब जब पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और प्रॉमिस हुआ है टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड एंड फेल्स टू डू सो any such thing at or before the specified time, okay, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of promisee if the intention of the parties was that time should be the essence of the contract. Okay, अब ये ऐसे तो नहीं समझेगा
लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये पूरा तरीके से बैठ जाएगा। ओके, अब यहां पे आप लोग ध्यान देना। अब बच्चों मान के चलो ये एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए। अब ए जो है ये क्या करता है, ये दीपावली के टाइम, पता है ना आपको दीपावली, तो ये बंदा दीपावली के टाइम ये जो आपके फायर क्रैकर्स होते हैं, तो फायर क्रैकर्स की शॉप लगाता है। ठीक है, अब अगर आपने जालना की बात बताओ तो भाई जालना में आपने देखा होगा अपना जो आजाद ग्राउंड होता है, तो वहां पे ये फायर क्रैकर्स वगैरह जो होते हैं, फायरवर्क्स है ना, पटाखे जिसको आप बोलते हो, तो इनकी शॉप्स बैठती है कहां पे, दिवाली को। तो आपको भी पता है कि ये जो शॉप्स होती है ये ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज के करीब करीब यहाँ पे लगी पड़ी होती है। ओके, या कुछ कुछ लोग उससे भी ज्यादा दिनों तक यहाँ पे शॉप्स लगाते हैं। तो 7 to 10 डेज तक आप मान के चलना इनकी जो शॉप्स होती है ना वहां पे होती है। ओके, दिवाली के डेट तक होती है जनरली, क्योंकि आपको पता है पटाखे कहां तक होते हैं, दिवाली तक ही बिकते हैं। अब हुआ क्या, ये जो ए नाम का बंदा है इसने एक पर्टिकुलर गांव से, दैट इज शिवकाशी, अब तुमको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक पर्टिकुलर गांव है शिवकाशी, जहां पे कॉक ब्रांड, अब आपको भी पता होगा, आप जब भी पटाखे लेते हो तो आप जनरली कॉक ब्रांड के लेते होंगे। अब जिनको ज्यादा नॉलेज है उनको पता होगा, क्योंकि कॉक जो ब्रांड है वो अच्छा माना जाता है पटाखों में। ओके, तो ये बेसिकली ये शिवकाशी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ए नाम का जो बंदा होता है ये नॉर्मली क्या करता है, ये शिवकाशी में जो फैक्ट्रीज है ऑफ दिस कॉक ब्रांड, जो भी पटाखों की फैक्ट्रीज है, तो वहां पे ये ए नाम का बंदा ऑर्डर करता है और इन्हें बोलता है भाई मुझे आप क्या करो, इस पर्टिकुलर डेट तक सप्लाई करो, मेरा यहाँ पे दीपावली से 7 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक मेरा यहाँ पे बिजनेस होता है, तो आप एटलीस्ट ये 7 से 10 दिन पहले दीपावली के मुझे ये पटाखे यहाँ पे सेंड कर देना, भेज देना। ओके, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है, ए ने किया है शिवकाशी के एक डीलर के साथ में। ठीक है, तो बच्चों आपको नहीं लगता, क्योंकि ये जो सीजन होता है, ओके, ये जो पटाखों का सीजन होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, ये दिवाली के एग्जैक्ट 7 to 10 डेज, बस इतना ही जो पीरियड होता है, इसके अंदर काफी बड़े प्रमाण में हम लोग बोल सकते हैं कि पटाखे बिकते हैं। ओके, अभी तो खैर अभी सब आप लोग एयर पोल्यूशन वगैरह ये सब चीजों से बहुत अवेयर हो चुके हो, तो काफी लोग अब इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, बट थोड़े पहले की बात करो तो हमारे टाइम तक भी मैं बोल सकता हूँ काफी क्रेज हुआ करता था इन सब चीजों का। ओके, तो फिर हुआ क्या, ये जो ए नाम का बंदा है इसने शिवकाशी में ऑर्डर किया कि भाई तो पटाखे जो है ना ये दीपावली के 7 to 10 डेज पहले तक मुझे सेंड कर देना, क्योंकि मेरी यहाँ पे शॉप 7 से 10 दिन तक ही लगती है। ओके, और इस पीरियड में मुझे क्या करना है, मेरे पटाखे सेल करके मुझे मेरा प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो ये आपको नहीं लगता कि हियर ये जो पटाखे है ये बराबर इन 7 to 10 डेज के पहले आना चाहिए या उसके भी पहले आ जाना चाहिए, बट अगर इसमें जरा सा डिले हुआ तो तुमको भी समझता ये बेचारे का धंधा जो है वो बैठे बैठे लुट जाएगा। क्यों बैठे बैठे लुटेगा, क्योंकि बच्चों अगर ये 7 से 10 दिन वहां पे दुकान डालेगा तो कस्टमर आएंगे, कस्टमर को ये बेच पाएगा, लेकिन अगर इसमें डिले हुआ तो ये तो श्योर शॉट है, डिले होने के बाद ये बंदा क्या नहीं कर सकता है बताना, ये पटाखे वगैरह बेच नहीं सकता, या मैं बोलूंगा जितना उसका एक्चुअल में बिजनेस होना चाहिए था तो उसका उतना बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो इन शॉर्ट बंदे को यहां पे क्या होने लग जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। ओके, तो ये जो लॉस है तो आपको नहीं लगता ये काई की वजह से हुआ, ये डिले की वजह से हुआ। और किस चीज का डिले हुआ बताना, ये पटाखे, ये फायरवर्क्स सेंड करने में जो डिले हुआ उसकी वजह से ये बंदे को यहाँ पे क्या हो रहा है बताना, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऐसा लॉस होगा ये किसकी वजह से हुआ, डिले की वजह से हुआ। तो हमेशा याद रखो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है, आपने टाइम स्पेसिफाई किया है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम तक तुम्हें सप्लाई करना पड़ेगा, व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड ओवर देयर then contract has to be performed on such particular time, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमको भी समझ रहा, अगर पटाखे देने में डिले हो गया तो भाई उसका तो धंधा लुट जाएगा, वैसे तो सेल होगा बट जितना होना चाहिए था शायद उतना नहीं होगा।
तो ये टाइम इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, तो कहीं ना कहीं आपको ये टाइम पे ही परफॉर्मेंस करनी चाहिए। जहां पे टाइम इज इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम ओनली। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दैट, तो तुम्हारा यहाँ पे टाइम इज इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब टाइम इज द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो आपको उसी गिवन स्टेटेड टाइम के अंदर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ओके, तो फिर अब वापस से हम लोग यहां से एक बार रीड करते हैं तो हमको और ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या बोला यहाँ पे, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम। मतलब अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में हुआ, तो ये जो शिव काशी की जो एक पार्टी है, उन्होंने बोला कि भाई हम पटाखे आपको 7 to 10 डेज अर्लियर सेंड तो कर देंगे। ओके, उसके बाद एंड फेल्स टू डू सो एनी सच थिंग, और ये पार्टी फेल हो जाती है ये काम करने के लिए। ओके, एट और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब स्पेसिफाइड टाइम के पहले ये पार्टी फेल हो जाती है सब काम करने से, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट हैज नॉट बीन परफॉर्म becomes voidable at the option of promisee। तो ये सब क्या बन जाएगा, voidable बनेगा at the option of whom, promisee। तो यहाँ पे promisee आपका ये जो A है ना, इसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, voidable बनेगा। अच्छा, क्यों voidable बन रहा है बच्चों, क्योंकि इस शिव काशी की पार्टी ने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई हम 7 to 10 डेज के अंदर आपको पटाखे सेल आउट कर देंगे या आपको डिलीवर कर देंगे, ताकि आप आपका धंधा 7-10 दिन में कर सको और अच्छे पैसे अर्न कर सको। बट बंदे ने क्या किया, टाइम जहां इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसके बावजूद अगर वो टाइम पे डिलीवरी ना करे तो इस पार्टी के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनने वाला, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सच फेल्यूर व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल। अगर मान के चलो टाइम जहां इसेंशियल नहीं होता तो वहां पे ऐसे फेल्यूर का क्या होता। अगर तुम ये वाला एग्जांपल देखोगे तो यहां पे टाइम वाज इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस पर्टिकुलर ए ने पहले ही बोला साहब मेरा दिवाली को यहाँ पे पटाखों का धंधा होता, 7 to 10 डेज तक दुकान चलती, तो आप क्या करना, बराबर इसी टाइम में क्या कर दो, मेरे को फटाके सेल आउट कर दो, डिलीवर कर दो, या इसके पहले डिलीवर कर दो। तो यहां टाइम वाज द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस भी कब तक होनी चाहिए बताना है, इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओके, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर तुम्हारा टाइम इज नॉट द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, अब ये हमको यहां पे समझना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं व्हाट इज गिवन हियर। If it was not the intention of the parties that time should be essence of contract, the contract does not become voidable by the failure to do such thing or before the time specified, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for any loss occasioned to him by such failure। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम वॉज इसेंशियल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही आप लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई हमारा ये जो टाइम है ना ये इसेंशियल है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको उसी गिवन टाइम के अंदर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक द परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर उस टाइम के अंदर आप नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनने लग जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात हमने देखी, अगर आपका टाइम इज नॉट इसेंशियल, टाइम आपका इसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनता। हाँ, लेकिन पार्टी आपसे जरूर कॉम्पेंसेशन वसूल कर सकती है। ओके, कॉम्पेंसेशन जरूर ले सकते हैं कि भाई तुमने डिले किया, ऐसा नहीं कि हमारा टाइम हमने इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला या फिर फिक्स नहीं किया कि टाइम में नहीं हुआ तो ऐसा प्रॉब्लम होगा, ये भले ही फिक्स नहीं किया, बट अगर तुम लोग डिले करते हो स्टेटेड टाइम से तो फिर डेफिनेटली वहां पे आपको कॉम्पेंसेशन तो देना ही पड़ेगा। ओके, इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड टाइम। अब कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा लेट डिलीवर करता है बट फिर भी वो बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, in case contract voidable on account of promiser's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accept performance of such promise at any time other than the agreed, the promisee cannot claim compensation
for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so. आप बोलेंगे सर ये सेक्शन 55 जरा सा मुश्किल जा रहा है, तो मैं आपको इसको पूरा नोट्स फॉर्म में यहाँ पे लिखा के देने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज समझ के लो आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 55 की, ठीक है। सेक्शन 55 में क्या दिया हुआ है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने टाइम ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स किया है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या करके रखा है बताना, फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड ओवर हियर। तो जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स होता है कि भाई इस टाइम तक आप क्या करो, परफॉर्मेंस करो, तो यहां पे हो सकते हैं दो चीजें। यहां पे हो सकती है दो चीजें। क्या दो चीजें हो सकती है? टाइम इज इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइम जो है वो इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा नॉट इसेंशियल, टाइम इतना इसेंशियल नहीं है। तो ऐसे दो चीजें यहां पे हो सकती है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके अंदर अगर टाइम पहले से फिक्स्ड है तो यहां हो सकते हैं दो बातें। दो बातों में बात नंबर 1, इसेंस, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज इसेंशियल, इसेंस का होगा टाइम, तो फिर क्या होगा, नॉट इसेंशियल होगा तो क्या होगा। अगर टाइम इज इसेंस ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड है तो इसके हो सकते हैं दो पार्ट। सबसे पहला टाइम इज इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरा है नॉट इसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसेंस के लिए क्या बोला, शुड बी परफॉर्म इन दैट टाइम, और अगर नॉट परफॉर्म इन दैट टाइम तो लिख दो यहां पे नॉट परफॉर्म्ड इन दैट टाइम, नॉट परफॉर्म इन दैट टाइम। बोलो फिर क्या होगा, तो एक ही बात होगी, नॉट परफॉर्म इन दैट टाइम होगा तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर केस में जैसे मैंने आपको बताया, कोई बंदा है फटाके की दुकान लगाता है, शिव काशी में ऑर्डर किया फटाकों का, 7 to 10 डेज के पहले आ जाना चाहिए माल, और अगर माल नहीं आया, क्योंकि आपको समझ रहा होगा यहां पे टाइम इज द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने छाती ठोक के सामने वाले को बोला कि भाई तेरे को 7 या 10 दिन के पहले मुझे माल सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तू जब माल सप्लाई करेगा तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा, फर्दर सेलिंग कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो फिर अकॉर्डिंगली वहां पे टाइम वॉज इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर शिवकाशी से डिले हो जाए फटाके निकलने में तो फिर इस ए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनने लगेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनने लगेगा, और ए क्या कर सकता है, उसे ए कभी भी उसे अवॉइड कर सकता है। ओके, ये हुआ इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब टाइम इज नॉट इसेंशियल तो फिर क्या होगा, तो बच्चों याद रखो, व्हेनेवर टाइम इज नॉट इसेंशियल, तो अगर आप परफॉर्म ना करो टाइम पे तो लिख देना नॉट परफॉर्म इन दैट टाइम, नॉट परफॉर्म इन दैट टाइम। उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको सिर्फ क्या लेना पड़ेगा बताना, कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा। यू विल बी रिसीविंग व्हाट, कॉम्पेंसेशन। ओके, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा क्या, तो जवाब है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनता। हाँ, लेकिन आप जरूर यहां पे क्या मांग सकते हो, कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसेंस और नॉट इसेंस, मतलब जब टाइम इसेंशियल होगा और परफॉर्म नहीं हुआ उस टाइम में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। जैसे ये जो फटाके वाला बंदा है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब टाइम इज नॉट इसेंशियल, जहां टाइम इसेंशियल नहीं होगा तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे बताना, वहां पे आप लोग कॉम्पेंसेशन ले सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली वॉइडेबल नहीं बनेगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। और उसके बाद लास्ट में था इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। अब ये एक चीज आप लोग समझ के लेना, एक एग्जांपल के थ्रू। एक पर्टिकुलर बंदा है और ये बंदा राखी में डील करता है, पता है ना आपको राखी, अभी अभी मेरे ख्याल से अगस्त के मंथ में राखी का त्योहार होके जा चुका है। ओके, पता है ना, राखियां वाखियां बांधी होगी आप लोगों ने। तो ये जो ए नाम का बंदा है ये डीलर है राखी का। ठीक है,
मतलब ये क्या करता है, राखियां लाता है, राखियां बेचता है। ओके, ये किसका काम है, ए नाम के बंदे का। अब मेरे को एक बात बताओ, राखी भी अगर आपको समझता होगा तो ये भी एक दिन का त्योहार है, ठीक है, ये भी एक दिन का त्योहार है। और यूजुअली इस राखी के 15 दिन पहले, या आप लोग बोल सकते हो 1 मंथ पहले से इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ये बात सही है, एक महीना पहले से राखी का बेचने का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ए ने क्या किया था, ए ने किसी एक पर्टिकुलर होलसेलर ऑफ राखी को, जो होलसेल में राखियां वगैरह बनाता था, तो उस बंदे को उसने ऑर्डर किया था काफी सारे राखी के लिए। ओके, और उसने बोला भी था कि देख इस पर्टिकुलर डेट को राखी आने वाली है, तो इसके पहले एक महीना पहले तू क्या कर देना, मुझे ये इतनी इतनी राखियां मुझे सेंड कर देना। ये उसको ऑर्डर भी दिया था। अब तुमको समझ रहा होगा, तो यहां भी टाइम इज द इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टाइम इज यहां पे भी क्या है बताना, इसेंशियल है। तो अगर यहां पे टाइम इसेंशियल है, तो बेसिकली इस होलसेलर ने क्या करना चाहिए, गिवन स्टेटेड टाइम पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए। मतलब उसने बोला राखी के एक महीना पहले मुझे राखियां सेंड कर दे, तो होलसेलर ने भी उसे एक महीना पहले राखियां सेंड कर देनी चाहिए। बट हुआ इसे, होलसेलर ने किया डिले, होलसेलर से हुआ डिले। ठीक है, करना चाहिए था राखी के एक महीना पहले, बट होलसेलर का हुआ डिले। और ये डिले की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ये बंदे ने राखियां जो है वो राखी के 15 दिन पहले भेजी या 10 दिन पहले ही भेजी, 10 days प्रायर। ओके, अब सवाल है कि यहां पे होने क्या वाला है। हेलो, टेन डेज प्रायर टू राखी अगर ये बंदा राखियां सप्लाई करे, तो वैसे तो क्योंकि टाइम वॉज इसेंशियल एलिमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर, यहां टाइम तो इसेंशियल था ही। अब अगर ये टाइम पे सप्लाई नहीं करे, तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बन चुका है। किसके लिए, इस ए के लिए, क्योंकि ये होलसेलर टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो वैसे तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वर्डेबल। किसके हिसाब से, ए के हिसाब से इट विल बी बिकमिंग वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर इन राखियों को ये ए नाम का बंदा एक्सेप्ट कर ले, भले ही सामने वाले ने डिले किया डिलीवरी करने में, बट फिर भी अगर ये बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर आप नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है। याद करो, एक्सेप्टेंस इज लाइक अ गन पाउडर टू अ लाइटेड मैच। याद है ना सबको, इसका मतलब होता है कि भले ही होलसेलर ने डिले किया, तो वैसे तो ए के पास ऑप्शन था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बन चुका था, तो वो उसे अवॉइड कर सकता था। बट बंदा उसे अवॉइड नहीं करता, और जो उसे राखियां मिल रही है, बंदा उसे क्या कर रहा है बताना, एक्सेप्ट भी कर लेता। और जब उसने ऐसे एक्सेप्टेंस दे दिया, तब आप मान के चलना बच्चों, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई वॉइडेबिलिटी नहीं आएगी। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ऐसा ही होता है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वैलिड रहता, अवॉइड करे तो जाके वो वॉइड बनता। तो अगर ये ए नाम का बंदा इसे एक्सेप्ट कर ले, तो फिर कोई बात ही नहीं होगी, और फिर ना ही यहां पे कॉम्पेंसेशन आएगा, और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बनेगा। अरे बात समझे या नहीं समझे, तो यहां पे कॉम्पेंसेशन भी आएगा क्या, तो जवाब नहीं आएगा। अब अगर आप कंबाइंड रीडिंग करोगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आपने फिक्स करके रखी है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आपने फिक्स करी है, और अगर टाइम इज इसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम यहां पे इसेंस रखता है, और अगर आप उस टाइम में परफॉर्म ना करो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पे टाइम इज नॉट इसेंशियल, जहां टाइम इज नॉट इसेंशियल, तो वहां पे अगर परफॉर्मेंस ना करो टाइम में, तो वो वॉइडेबल तो नहीं बनेगा,
बट डेफिनेटली वहां पे आपको कॉम्पेंसेशन मिल सकता। ओके, यू विल बी गेटिंग देयर व्हाट, कॉम्पेंसेशन। और जहां पे टाइम वॉज इसेंशियल, डिले भी हुआ है, लेकिन डिले होने के बावजूद आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। ओके, तो जब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वॉइडेबल तो दूर ही रहा, अब वो वॉइडेबल नहीं रहेगा, वो तो वैलिड बन गया। एंड दूसरी बात, क्या आप लोग यहाँ कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकते हो क्या? तो जवाब है नहीं कर सकते क्लेम। ओके, तो दिस इज योर सेक्शन 55। ये पूरा सेक्शन हुआ 55। इसकी अब हम लोग एक बार वापस से कंबाइंड रीडिंग कर लेंगे। चलो देखते हैं। द लॉ ऑन द सब्जेक्ट is contained in section 55, which is reproduced below. When a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified time, मतलब किसी पार्टी ने प्रॉमिस किया था परफॉर्मेंस करने का at or before the specified time and fails to do so any such thing at or before the specified time, और उस स्पेसिफाइड टाइम के पहले ऐसी कोई परफॉर्मेंस ना हुई हो, द कॉन्ट्रैक्ट or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of promisee। तो ये कैसा बनने लग जाएगा? voidable contract बनने लगेगा if the intention of the parties was that time should be the essence of contract। तो जहां time was the essential element to contract, और तब अगर टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं होगा तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट voidable बनने लग जाएगा। इफेक्ट ऑफ सच फेल्यूर व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल, जहां टाइम इसेंशियल नहीं हो तो वहां पे क्या होगा? तो याद रखना, वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल तो नहीं रहेगा, बट आप वहां पे कॉम्पेंसेशन जरूर जरूर वसूल कर सकते हो। यू कैन क्लेम व्हाट और देयर कॉम्पेंसेशन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन, मतलब अगर परफॉर्मेंस कोई बंदा एग्रीड अपॉन टाइम से अलग टाइम पे दे रहा है, जैसे यहाँ पे वो राखी का हम लोग बिजनेस की बात कर रहे थे, तो प्रायर टू राखी 1 मंथ डिलीवरी दे देनी चाहिए थी होलसेलर ने, बट बंदे ने किया डिले, और डिले कर रहा है। डिले करने के बावजूद अगर वो ए नाम का बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे ना तो वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और ना ही यहाँ पे क्या होने वाला है बताना, ना ही कोई कॉम्पेंसेशन भी आएगा। ओके, अब इसी का यहां पे आपको एनालिसिस दिया गया है। ओके, यही सब बातें रिपीटेटिवली यहां पे आई है यहां तक, तो चलो एक बार देख लेते हैं। ऑर्डिनरली फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर टाइम इज इंटेंडेड टू बी द एसेंस बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जनरली टाइम इसेंस वाला रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। In every case, the intention is to be gathered from the terms of the contract। तो टाइम इसेंशियल था कि नहीं था ये आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग गैदर करना है इंफॉर्मेशन। ओके, इन अ मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट द जनरल रूल इन दिस रिगार्ड इज दैट स्टिपुलेशन एज टू टाइम एक्सेप्ट एज टू द पेमेंट फॉर मनी आर द एसेंशियल कंडीशन। जनरल रूल के हिसाब से स्टिपुलेशन एज टू टाइम एक्सेप्ट एज टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ मनी आर इसेंशियल, मतलब आपकी नॉर्मली परफॉर्मेंस जो होती है ना वो इसेंशियल होती है, पेमेंट तो भाई आगे पीछे हो सकता है। सिंस पंक्चुअलिटी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ओके, तो पेमेंट तो आगे पीछे हो सकता है, बट आपकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस आप लोगों को एकदम करेक्ट टाइम पे करनी पड़ेगी जो टाइम आपने स्पेसिफाई किया था। 10 ऑन सेल ऑफ गुड्स दैट आर नोटोरियसली सब्जेक्ट टू रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइस इज द टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जो कुछ गुड्स होते हैं जैसे जिसमें रैपिड फ्लक्चुएशन होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शेयर्स हो गया, इनमें डे टू डे फ्लक्चुएशन चलते हैं, इनके प्राइसेस जो है वो चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनके प्राइस चेंज होते हैं तो यहां पे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट इन मॉर्गेज बॉन्ड टाइम फिक्स फॉर रीपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी वगैरह वगैरह ये इतने एसेंस नहीं होते, यहां पे टाइम इतना एसेंस नहीं होता। ओके, सिमिलरली इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लैंड एनी क्लॉज लिमिटिंग द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, बट इवन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड टाइम कैन बी मेड द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई देखो वैसे तो लैंड के कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं होता, बट अगर आप लिख के रखो भाई टाइम एसेंशियल है, इतने ही टाइम में लैंड सेल करना है, तो अगर आप लिख के रख दोगे तो फिर उसे एसेंशियल माना जाएगा। आगे दिया है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट इसेंशियल, तो जहां टाइम इसेंशियल नहीं है तो वहां आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। वेयर टाइम इज नॉट इसेंशियल
the contract cannot be avoided on the ground that the time for performance has expired. जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, अगर आपका टाइम इज नॉट इसेंशियल तो आप भले ही उस टाइम में परफॉर्म ना करो तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो नहीं बनेगा डेफिनेटली, हाँ, लेकिन द प्रॉमिस इज ओनली एंटाइटल्ड टू द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द प्रॉमिसर फॉर एनी लॉस कॉज बाय द डिले। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो बताना, आपको जो भी डिले की वजह से जो भी आपको लॉस होगा तो वो लॉस का आप लोग डेफिनेटली क्या मांग सकते हो, कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। But it must be remembered that even where time is not essential, it must be performed within a reasonable time. तो फिर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, टाइम अगर इसेंशियल नहीं भी रहा तो भी आपने उसे एक रीजनेबल टाइम में उसे परफॉर्म कर देना चाहिए। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, देखो मैं आपको पहले भी इस पूरे पर्टिकुलर ये जो सेक्शंस हम जितने भी देख रहे हैं, मैंने सब में आपको एक ही इंस्ट्रक्शन पहले से देके रखा हो कि आप क्या करना, आप जब भी रीडिंग करोगे ना तो यहां पे एनालिसिस से पढ़ो ही मत। यहां जो आपके बेयर एक्ट की वर्डिंग है ना, ये मेरे को लगता है इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इट है, तो वो सब चीजें रिपीट आ रही है, थोड़ा मामूली सा यहां वहां उन्होंने फर्क किया, तो आप बेसिकली क्या करना, रीडिंग के टाइम आप लोग बेयर एक्ट की वर्डिंग यूज करना, और ये जो नोट्स बना के दे रहा हूं तो इतने नोट्स आप लोग अच्छे से करके ले लेना। ओके, आगे देख लेते, पढ़ लेते इसको भी। Even where time is essential, the promisee may waive his right to repudiate the contract. भले ही टाइम इसेंशियल था, अब जैसे मैंने राखी के बिजनेस में बोला टाइम वॉज इसेंशियल, बट फिर भी promisee may waive his right to repudiate the contract. waive बोले तो छोड़ देना, ओके, मतलब promisee के पास तो राइट तो था, मैं आपको तब भी बताया अगर ये होलसेलर राखी का सप्लाई डिले करता है तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल था, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो था, तो अगर ये ए चाहता तो ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता, लेकिन इसने अवॉइड किया क्या, नहीं, इसका मतलब उसने वेव किया। क्या वेव किया, हिज राइट टू रेपुडाइट द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका राइट था रेपुडाइशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का जो उसका राइट था, तो वो उसने वेव कर दिया। वेव का मतलब क्या होता है बताना, राइट को छोड़ देना। ओके, when the promiser fails to perform the promise within the stipulated time, in that case he may accept the performance at any time other than the agreed upon, जैसे ये राखी के केस में हुआ। in such an event he cannot claim compensation for any loss। मैंने आपको यही बोला कि भाई यहां के केस में देखोगे तो यहां आप लोग कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हो क्या, तो जवाब है कॉम्पेंसेशन भी नहीं मांगा जा सकता है। ठीक है, अगर आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, टाइम इसेंशियल होने के बावजूद आपने डिले में भी एक्सेप्टेंस कर देते हो तो फिर तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, आपको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये सब बातें आप लोग याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 55। ओके, अब इसके बाद हमारा जो आएगा दैट विल बी योर व्हाट, सेक्शन 56, बट वी विल बी सीइंग इन दैट अदर लेक्चर। ओके, तो यहां तक हमने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग ये साथों साथ ये यहाँ पे ऐसे जो नोट्स बनाए जा रहे हैं वो भी बना रहे हो। स्टिकी नोट्स पे प्रॉपर आप बना सकते हो, या फिर आप आपकी जो नोटबुक है उसमें भी आप लोग ये सारे एग्जांपल लिखो, तो चीजें आपकी क्लियर होते जाएगी। ओके, थैंक यू।